विद्यार्थियों, सक्षम बायोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। 3 पार्ट हमने देख लिए, चौथा पार्ट हम शुरू करते हैं और शायद ये लास्ट पार्ट है, फिर फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देख रहे थे रोपण की विधियां। जो रोपण है, ग्राफ्टिंग है, इस ग्राफ्टिंग की विधियां थी, 4 विधियां थी। रोपण है, इसकी पहली जो विधि थी उस विधि का नाम था जीव्या रोपण। दूसरी जो विधि है उसका नाम है फत्सर विधि। तीसरी जो विधि है इसकी, उसको बोलते हैं मुकुट या किरीट विधि। मुकुट या किरीट विधि। चौथी विधि है, उसको बोलते हैं कलिका रोपण। तो ये 4 विधियां हैं। कलिका रोपण, जीवारोपण है, इसका दूसरा नाम और है जिसको जिब्बी भी बोलते हैं। जिब्बी या जीव्या भी इसको बोलते हैं। तो चारों हैं, इनको चारों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहली जो विधि है जीवारोपण। जीवारोपण विधि है, इसमें देखो क्या होता है। इससे पहले हमने ये देखा था कि रोपण जो विधि होती है इसमें आवश्यकता पड़ती है एक तो कलम और एक स्कंद। ये भी बताया था कि जो कलम होता है वो क्या होता है, कलम वांछित गुणों युक्त होता है और स्कंद है वो अवांछित गुणों युक्त होता है। और जो स्कंद होता है वो आधारी भाग बनाता है। जो कलम होती है उसके ऊपर कलिकाएं होती हैं और कलिका है उसी को स्कंद के अंदर रोपित किया जाता है। तो पहली विधि है वो जीवारोपण। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये तो भाग है, इसको तो बोलते हैं, इस भाग को तो बोलते हैं कलम। ये नीचे वाला जो भाग है इसको बोलते हैं स्कंद। तो ये भाग है, इसको तो बोल दिया स्कंद, स्कंद भाग है। और ऊपर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं कलम। जो कलम होती है इसके ऊपर कलिकाएं होती हैं, 1 या 2 कम से कम है वो कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं हैं, वो 1-2 कलिकाएं पाई गई हैं। तो ये भाग है कलिका बोलते हैं इसको। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जीवारोपण, इसकी मुख्य 3 बातें हैं। जीवारोपण है, इस विधि में कलम व स्कंद की मोटाई एक समान होती है। पहली बात है, कलम व स्कंद की मोटाई है वो समान होती है। दोनों के अंदर 4 से 8 सेंटीमीटर लगभग है। 4 सेंटीमीटर से लगभग 4 से 8 सेंटीमीटर का लगभग इसमें चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने के बाद क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं इनको। तो 4 से 8 नहीं है, 5 से 8 सेंटीमीटर है। तो 5 से 8 सेंटीमीटर का चीरा लगाते हैं। इसमें चीरा किस प्रकार लगाया जाता है, दोनों में चीरा लगाया जाता है। इस कलम में जो चीरा लगाया जाता है वो इस तरह से लगाया गया और इसमें इसी के अकॉर्डिंग, ताकि ये कलम इसके अंदर फिट हो जाए आसानी से, इसके अकॉर्डिंग ही इसमें चीरा लगाया जाता है। जैसे इसमें ऐसे लगा दिया चीरा, जबकि इसमें ऐसे लगा दिया चीरा, और फिर दोनों में चीरा लगा। तो ये चीरा हो गया, ये चीरा कितना लगाया जाता है, लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर। तो कलम स्कंद की मोटाई समान होती है और इन दोनों के मध्य 5 से 8 सेंटीमीटर का चीरा लगाया जाता है। इसमें जो चीरा लगाया जाता है, कलम में जो चीरा लगाया जाता है वो वी आकार का लगाया जाता है और इसके अकॉर्डिंग ही इसमें चीरा लगाया जाता है। यानी इसका जैसा होता है इसके विपरीत, ताकि ये कलम भाग इसके अंदर रोपित हो जाए। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, इन दोनों को कस करके बांध दिया जाता है। रस्सी की सहायता से। जैसे इसको और इसमें जो चीरा लगाया, अब इन दोनों को कस करके रस्सी की सहायता से इनको बांध दिया जाता है इस तरह से। ये भाग था, इसको कलम कहा था, ये भाग कलम होता है।
और कलम है, इसके ऊपर कलिकाएं हैं, कलिकाएं। ये भाग था, इसको स्कंद कहा था, ये भाग इसको कलम कहा था। दोनों में क्या किया था, दोनों में चीरा लगाया था 5 से 8 सेंटीमीटर का। इसमें वी आकार का चीरा लगाया जाता है और इसमें भी इसी के अकॉर्डिंग इसी प्रकार का सेम चीरा लगाया जाता है और फिर रस्सी की सहायता से इनको बांध दिया जाता है। बांध क्यों दिया जाता है, ताकि दोनों को कस करके बांध देने से इनमें कोशिकाएं हैं वो विभाजन करेंगी और कोशिकाएं विभाजन करने के बाद इनके उत्तक हैं वो परस्पर है वो जुड़ जाते हैं, केम्बियम वगैरह इनकी अच्छी तरह से जुड़ जाती है और पौधा वो एक होकर के सामान्य वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार से जीवारोपण विधि ये होती है। तो रोपण की पहली विधि जीवारोपण विधि थी। ये दूसरी जो विधि है उसको क्या है, उसको फच्चर विधि बोलते हैं। तो फच्चर विधि है, ये क्या है, फच्चर विधि। फच्चर विधि इनमें ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। इसमें क्या होता है, इसमें सेम वही है, ये है जिसको, ये तो है कलिका, ये तो है कलम, ये इसके कलिका लगी है, ये कलिका, कम से कम 1 या 2 कलिकाएं होती हैं। ये स्कंद भाग है और इसका ये तो आधारी भाग बनाता है, ये आधारी भाग होता है, ये इसका वांछित गुणों युक्त भाग होता है इसका। तो इस फच्चर विधि में क्या किया जाता है, फच्चर विधि है, इसमें वही बात है, इसमें मोटाई इनकी समान, दोनों की क्या होगी, मोटाई इनकी समान होती है, मतलब व्यास इनकी जो मोटाई है, व्यास है, वो एक समान होता है। दूसरी बात, इनमें जो चीरा लगाया जाता है वो भी क्या होता है, दोनों में मतलब इनमें जो चीरा लगाया जाता है अलग अलग लगाया जाता है। जो कलम है इसमें और स्कंद है, इनमें दोनों में चीरा अलग अलग लगता है। कलम में जो चीरा लगता है वो तो होता है, उसको तो बोलते हैं वेज के आकार का, वेज के आकार का, और स्कंद में जो चीरा लगता है उसको बोलते हैं वी आकार का। तो इस प्रकार से चीरा लगाया जाता है। कलम है उसमें वेज के आकार का और स्कंद है उसमें वी आकार का वो चीरा है वो लगाया जाता है। फिर इनको क्या किया जाता है, स्कंद में वी आकार का चीरा है और कलम है इसमें वेज के आकार का चीरा। कैसे, जैसे ये है कलम में वेज के आकार का, वेज होता है स्क्रू कसने वाला जो पेचकस होता है वेज, तो पेच बोलते हैं वेज के आकार का। इसमें इस तरह से चीरा होता है, तो वेज के आकार का, और इसमें क्या होता है, वी आकार का चीरा होता है ताकि ये इसके अंदर है वो आराम से फिट हो सके। फिर इसको क्या किया है, इसको सेम इसकी तरह इसको रस्सी से बांध दिया जाता है। तो ध्यान रहे, तो प्यारे विद्यार्थियों, 2 विधियां होगी, जीवारोपण, फच्चर विधि। नहीं समझ में आया, दोबारा से देखिए, रिवाइज करता हूं। जीवारोपण विधि है, ये क्या है, कलम स्कंद है, इनकी मोटाई समान होती है, दोनों में 5 से 8 सेंटीमीटर का चीरा लगाया जाता है। जब इसमें कलम और स्कंद है दोनों में चीरा है वो एक समान प्रकार से लगाया जाता है, लेकिन एक समान प्रकार से समान मोटाई होती है, चीरा है इसके अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है, मतलब विपरीत दिशा होती है थोड़ी। तो जैसे इसमें वी आकार का चीरा लगाया, इसका वी आकार का, अब ये भाग इसके अंदर फिट हो जाए तो इसके अकॉर्डिंग चीरा लगाते हैं और फिर इनको कस करके बांध दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं जीवारोपण। इसके बाद में दूसरी विधि फच्चर। इसमें क्या होता है, वो सेम बातें हैं, थोड़ा सा अंतर क्या है, इसमें मोटाई समान है इनकी और इनके जो चीरा लगाया जाता है वो उसमें कलम है उसमें वेज के आकार का और स्कंद है उसमें वी आकार का चीरा लगाया जाता है और फिर दोनों को जोड़ करके कस करके बांध दिया जाता है। फिर कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, सेवन उत्तक परस्पर जुड़ जाती हैं, कैम्बियम वगैरह, और इस तरह से पादप फिर वृद्धि करता है। तो 2 विधियां हो गई। तीसरी जो विधि है वो कौन सी है, किरीट या मुकुट विधि। तो किरीट या मुकुट विधि है वो क्या होती है, इसको देखते हैं। तो ये भी देखिए चित्र के माध्यम से इसको, किरीट या मुकुट विधि। किरीट मुकुट क्या होता है, यानी एक स्कंद है, जैसे ये स्कंद है, इसमें क्या होता है, किरीट में किरीट है, इसमें एक स्कंद होता है और कलिकाएं अनेक उसमें रोपित की जाती। जैसे ये भाग है, इसको हमने सेम इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया कि ये स्कंद है,
ये भाग है, इसको बोलते हैं स्कंद। अब इसके अंदर क्या है, जैसे इसमें चीरा लगाया स्कंद में, वी आकार का ये लगा दिया, एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया। अब इसके अंदर जो कलिकाएं हैं वो रोपित करते हैं, तो कलिकाएं जो रोपित करते हैं वो इस तरह से इनमें रोपित की है। ये कलिकाएं हैं, ये कलिकाएं, तो इसको इसके ऊपर ये कलिकाएं हैं, कलम है, इनके ऊपर कलिकाएं हैं। तो एक हो गई कलिका, ये नाम इसका किरीट है, इसमें कलम, ये भी कलम और ये भी कलम, 3 कलम हो गई। मतलब ये बोलते हैं इसमें स्कंद एक होता है, मोटाई की बात करें कि स्कंद होता है वो बड़ा होता है, कलम होती है वो छोटी होती है, अर्थात बोले ये स्कंद है उसके अंदर 2 या 2 से अधिक कलमें रोपित की जाती हैं। चीरा लगा करके स्कंद में 2 या 2 से अधिक चीरा लगा लेंगे और उनमें एक एक करके इस तरह से अनेक कलमें लगा दी जाती हैं। तो इस विधि को बोलते हैं किरीट या मुकुट। तो किरीट या मुकुट 3 विधियां हो गई। चौथी अंतिम इसकी विधि है वो क्या है, उसमें थोड़ा सा अंतर है। मतलब क्या है, सिर्फ जैसे स्कंद होता है, जब स्कंद, ये स्कंद है, ये स्कंद है और इस स्कंद है, इसमें चीरा लगाया जाता है, वो जो चीरा लगाया जाता है टी आकार, मतलब कलिका जो रोपित की जाती है तो वो टी आकार का चीरा लगा करके उसके अंदर किया जाता है। तो स्कंद की छाल है उसमें टी आकार का चीरा लगता है, जैसे ये है, इस तरह से ये है स्कंद, इसमें टी आकार का चीरा लगाया जाता है। इस तरह से इसमें चीरा लगा दिया, इसको काट करके इसको इस तरह से काट दिया, टी आकार का चीरा लगा और इसके अंदर फिर कलम रोपित कर दी जाती है। ये कलम है, ये कलम है, इसके अंदर ये कलम, ये स्कंद और इसमें टी आकार का चीरा लगा करके कलम इसके अंदर रोपित कर दी जाती है। तो रोपण है, इसकी विधियां हैं 4 विधियां कौन कौन सी हैं, जिव्या, फत्सर, किरीट, कलिका रोपण। 4 विधियां, चारों मैंने बताई, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जिव्यारोपण, इसमें पहले में क्या होता है, कलम और स्कंद दोनों की मोटाई वो क्या होती है, समान होती है और इसमें चीरा जो लगाया जाता है वो वी आकार का लगाया जाता है और स्कंद में भी इसके अकॉर्डिंग ही चीरा लगाया जाता है ताकि आसानी से ये भाग इसमें फिट हो जाए और फिर इनको कस करके बांध दिया जाता है और फिर ये कोशिका विभाजन करता है, केम्बियम वगैरह वो जुड़ जाती है, 7 तक वो जुड़ जाते हैं, परस्पर जुड़ करके वृद्धि करते हैं। दूसरी विधि थी फत्सर विधि। फत्सर विधि में क्या किया था, सेम वही है कि दोनों की मोटाई वो समान होती है, इसमें तो वी आकार का चेहरा लगाया जाता है लेकिन इस नीचे वाले में, मतलब स्कंद है, इस कलम में, सॉरी कलम है, इसमें तो वेज के आकार का, यानी पेचकस की जो नोक होती है इस तरह का चेक, वेज बोलते हैं इसको, तो इस तरह का इसमें चीरा लगाया जाता है और स्कंद है उसमें वी आकार का चीरा लगाया जाता है। इस तरह से वी आकार का चीरा लगाया जाता है, इसमें वी आकार का चीरा लगा करके फिर इनको क्या कर दिया जाता है, कस करके इनको बांध दिया जाता है। सेम उसी तरह से सेम ये पोजीशन हो जाती है। तो 2 विधियां हो गई। तीसरी विधि क्या कौन सी थी, किरीट या मुकुट। इसमें क्या है, स्कंद एक बड़ा है, सेम ये जो है इसमें इन दो मोटाई समान थी लेकिन इसमें स्कंद बहुत बड़ा है। इसके अंदर एक कलम लगा दी, 2 लगा दी, 3 लगा दी, वी आकार का वगैरह का चीरा, कोई भी किसी प्रकार का चीरा लगा करके जब एक स्कंद के अंदर अनेक कलमें रोपित की जाती हैं तो उस विधि को किरीट या मुकुट कहते हैं। ऐसे पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि किस विधि के अंदर एक से अधिक कलमें रोपित की जाती हैं, उस विधि को बोलते हैं किरीट या मुकुट विधि। इसके बाद में अंतिम विधि है वो कौन सी है, कलिका रोपण। कलिका रोपण है, इस विधि में क्या है, कलिका रोपण है। इसमें ये बताया कि स्कंद होता है, उस स्कंद है उसमें टी आकार का चेहरा लगाया जाता है और फिर कलम उसके अंदर रोपित कर दी जाती है। तो स्कंद में तो किस विधि में टी आकार का चेहरा लगाया जाता है वो विधि है, उसको बोलते हैं कलिका रोपण। तो यहाँ विधियों में से बनने वाले जो क्वेश्चन है ये चीरे के आधार पे है। तो कलम और एक तो प्रश्न बनने वाला है, कलम और स्कंद में क्या अंतर होता है, तो इन दोनों की परिभाषा याद होनी चाहिए कि कलम क्या है, स्कंद क्या है, इन दोनों में अंतर होना चाहिए पता। उसके बाद में 4 विधियां हैं, इसमें ये पूछा जाता है जैसे
ये इम्पोर्टेंट है। जैसे किरीट या मुकुट विधि है, इस किस विधि के अंदर एक से अधिक कलमें रोपित की जाती हैं, तो उस विधि को क्या कहते हैं। किस विधि में टी आकार स्कंध है, उसमें टी आकार का चीरा लगता है, तो ये रोपण विधि है। अब इसका अंतिम जो टॉपिक आता है, चैप्टर संख्या 1 जो है, इसका अंतिम जो टॉपिक है उसका नाम है पुष्पों में लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब लैंगिक जनन, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस चैप्टर में आवर्तबीजी पादपों में जनन है इसके बारे में अध्ययन किया है और कर भी रहे हैं कि आवर्तबीजी पादपों में जनन 2 प्रकार का था, लैंगिक अलैंगिक। अलैंगिक भी 2 प्रकार का था, अनिषेक बीजता था, और दूसरा जो था उसको बोल रहे थे कायिक परिवर्धन। फिर कायिक परिवर्धन है वो 2 प्रकार से है। कायिक परिवर्धन 2 प्रकार का, कृत्रिम था, प्राकृतिक था। प्राकृतिक की हमने ये विधियां देखी, प्राकृतिक है उसकी हमने वो देखा था कौन कौन से, तो इसमें जड़ तनापति जनांगों के द्वारा था। अब इसके बाद में लैंगिक जनन, जो पुष्प हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, तो इस प्रकार का जनन होता है। इसमें क्या क्या होती है, देखो इसमें एक तो युग्मक निर्माण की क्रिया होती है। युग्मक निर्माण, युग्मकों का निर्माण होता है। जब युग्मक निर्माण होगा तो युग्मक है उनका संलयन भी होता है। युग्मकों का निर्माण होगा तो उनका युग्मक संलयन होगा। जब युग्मकों का निर्माण होगा तो वो विभाजन भी होता है। इसमें कौन सा होता है, उसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो इस लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक निर्माण होता है, युग्मक संलयन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट लैंगिक जनन है, इसकी और क्या बातें हैं। लैंगिक जनन में एक तो नर और दूसरा मादा, 2 जनकों की आवश्यकता होती है। 2 जनक हैं वो भाग लेते हैं। तो लैंगिक जनन है, इसके अंदर नर और मादा दोनों जनक हैं वो भाग लेते हैं। एक इसमें जो उत्पन्न संततियां होती हैं वो उनमें विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्नताएं होती हैं क्यों, इसमें एक नर है एक मादा है, तो दोनों जीव होते हैं, इनमें युग्मक बनेंगे तो दोनों में विभिन्नताएं, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। जो जायगोटिक प्रावस्था होती है उसमें विभिन्नताएं क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। जीनों का गुणसूत्र उन पर जीन होते हैं उनमें, तो विभिन्नताएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। तो ये बातें सब लैंगिक जनन से संबंधित। तो इस प्रकार का जनन जिसमें युग्मक निर्माण, युग्मक संलयन की क्रिया होती है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें युग्मों का निर्माण होता है। और इस ऐसा जनन जिसमें नर व मादा दोनों जनक भाग लेते हैं उसको लैंगिक। अंतर की दृष्टि से देखिए कि लैंगिक और अलैंगिक जनन उनमें क्या अंतर है। तो लैंगिक जनन, जो अलैंगिक जनन था इसमें क्या था, जो अलैंगिक जनन है इसमें, अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण है वो नहीं था, युग्मक संलयन की क्रिया है वो भी नहीं होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। क्या होता है इसमें, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है और इसमें नर व मादा या तो नर या अथवा एक ही जनक भाग लेता है। इसमें या तो नर भाग लेता है या फिर मादा एक ही जनक भाग लेता है। इसमें विभिन्नताएं हैं वो उत्पन्न नहीं होती है, विभिन्नताएं नहीं होती है इनमें। इसमें क्या होती है, उत्पन्न संततियां कलोन होती है। ये भी पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, कलोन क्या है। कलोन क्या है, जो अलैंगिक जनन होता है मतलब समसूत्री विभाजन होता है इसमें। तो समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन है उसमें तो युग्मकों का निर्माण होता है। समसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। तो जब गुणसूत्रों की संख्या, बनने वाली जो संतति है उसमें, या बनने वाला जो नया पौधा है वो उसमें बनने वाली जो संततियां होती हैं वो यदि आकारिकी और आनुवंशिकी की दृष्टि से एक समान होती है। आकारिकी, जेनेटिक और मॉर्फोलॉजी, आकारिकी और आनुवंशिकी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कलोन क्या है। कलोन क्या है, कलोन क्या होता है कि समसूत्री विभाजन के दौरान उत्पन्न होने वाली संततियां जो आकारिकी व आनुवंशिकी की दृष्टि से एक समरूप होती हैं उसे कलोन कहते हैं। तो कलोन कहते हैं उसको जब आकारिकी और आनुवंशिकी दृष्टि से संततियां एक समान होती हैं तो उसको कलोन कहते हैं। तो ये लैंगिक और अलैंगिक जनन इनमें तुलनात्मक अंतर भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो अंतिम टॉपिक है इसका लैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन है
लैंगिक जनन है वो पादपों की बात है, तो पादपों में लैंगिक जनन है वो कितने प्रकार का, कैसे, देखो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जल्दी देखिए इसको। तो लैंगिक जनन, लैंगिक जनन पादपों की बात है सिर्फ, तो पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं इसको, पादपों में लैंगिक जनन, पादपों में लैंगिक जनन, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है ये क्या होता है, देखिए जो पादप होता है उसका सबसे आकर्षक भाग और जनन के लिए जो भाग लेता है वो भाग होता है, उसको बोलते हैं पुष्प। तो पादप है उसमें जनन के लिए भाग लेने वाला भाग है वो पुष्प है। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्ती भाग लेती है, जलीय खनिज लवणों के लिए जड़ भाग लेता है, पौधा है उसको सहारा प्रदान करने के लिए और जल और खनिज लवणों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए तना काम आता है। और इस तरह से जो पुष्प भाग होता है उसका कार्य क्या होता है, जो पुष्प होता है ये पादपों में जनन के लिए काम में आता है। पूछें कि पुष्प क्या होता है, तो पुष्प एक रूपांतरित पर्रो होता है, पुष्प रूपांतरित पर्रो होता है, रूपांतरित पर्रो है, यानी एक तो ये वायवीय भाग होता है, भूमिगत नहीं होता है, तो पुष्प रूपांतरित पर्रो होता है और वह सीमित वर्दी वाला होता है। इसकी जो वर्दी होती है वो सीमित वर्दी होती है। तो पुष्प क्या है, रूपांतरित पर्रो है। वो पुष्प एक आकर्षक भाग होता है जो रूपांतरित पर्रो भाग है और सीमित वर्दी वाला होता है। तो पुष्प है, इसमें लैंगिक जनन होता है। तो पुष्प इसके देखो क्या है, जो पुष्प है चित्र के माध्यम से एक प्रारूपिक जो पुष्प होता है वो कैसा होता है। तो देखिए पुष्प है, एक पुष्प है उसका सबसे निचला भाग जो होता है, मुख्यतः नॉर्मल ये बता दें कि जो पुष्प होता है उसके मुख्य भाग होते हैं चार। बाह्य दल पुंज, एक तो बाह्य दल पुंज होता है, दूसरा दल पुंज होता है, तीसरा जो भाग होता है इसको बोलते हैं पुमंग और चौथा भाग होता है उसको बोलते हैं जायांग। तो चार भाग हो गए। एक पुष्प है उसके भाग होते हैं चार, मुख्यतः चार भाग हुए, वैसे इनको दो भागों में बांटा गया है। जो पुमंग और जायांग इनको दो भागों में बांटा गया। बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये जनन में नहीं भाग लेते हैं, तो ये हो गए बंदे, बंदे बोलते हैं इनको। तो ये तो बंदे भाग होता है। और ये जनन क्षम होते हैं, जनन में भाग लेते हैं तो जनन क्षम बोलते हैं इनको, उर्वर जनन क्षम होते हैं ये। तो एक तो बंदे भाग होता है और एक दो भागों में बांट दिया, बंदे और जनन क्षम। मतलब जो बंदे होते हैं जनन क्षम होते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं, इन ये जनन में सिर्फ सहायता करते हैं, तो इनको इसको बोलते हैं, ये तो कहलाते हैं सहायक चक्कर। पुष्प है उसके सहायक चक्कर होते हैं, सिर्फ जनन में सहायता करते हैं। पुमंग होते हैं, जो पुमंग और जायांग होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं जनन चक्कर, जनन चक्कर। और दूसरा नाम इनको बोलते हैं, ये पुष्प निश्चित रूप से आवश्यक होते हैं, जनन के लिए चाहिए, तो ये बोलते हैं आवश्यक चक्कर। इनको सहायक चक्कर होता है, ये आवश्यक चक्कर। तो एक पुष्प होता है उसके मुख्यतः चार भाग, बाह्य दलपुंज होते हैं, पुमंग होता है, जायांग होता है। अब सहायक चक्कर और जनन चक्कर या आवश्यक चक्कर होते हैं। तो एक जो पुष्प है उसकी प्रारूपिक संरचना है उसके माध्यम से देखते हैं। जो प्रारूपिक पुष्प है उसकी संरचना, एक पुष्प है वो कैसा होता है। पुष्प का सबसे निचला जो भाग होता है, पुष्प का सबसे जो निचला भाग होता है उसको बोलते हैं पुष्प वृंत, जहां लगा होता है पुष्प वृंत। और पुष्प के सभी भाग जहां टिके होते हैं उसको बोलते हैं पुष्पासन, पुष्पासन बोलते हैं उसको। तो पुष्प वृंत और पुष्पासन, ये पुष्प है। इस पुष्प के ऊपर यहाँ सभी भाग यहाँ स्थित हैं,
तो ये भाग इसको पुष्पासन, और जहाँ से पुष्प को तोड़ करके अलग करते हैं उसको बोलते हैं पुष्प वरंत बोलते हैं। पुष्प इसके भाग 4 भाग हैं, वो कहाँ कौन कौन से हैं, ये हैं 4 भाग पुष्प है उसके। ये सबसे बाहर की ओर होते हैं, पुष्प के सबसे बाहर की ओर जो स्थित होते हैं उनको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, ये बाह्य दलपुंज। और इसके तो पुष्पवरंत हो गया, पुष्पासन हो गया, ये बाह्य दलपुंज हो गया, ये बाह्य दलपुंज हो गया, बाह्य दल। तो बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। तो इसमें सबसे बाहर की ओर जो होते हैं वो होते हैं बाह्य दल। इसके बाद बाह्य दलपुंज हो गया, इसके अंदर जो है बाद में ये कहलाता है दलपुंज कहलाता है। इसके अंदर एक पुमंग होता है, एक जायांग होता है। जो ये जो भाग है इसको बोलते हैं जायांग भाग। जायांग की इकाई होती है अंडक। तो इसका ये फूला हुआ भाग नीचे, इसमें इसका जो पुमंग है, जायांग है, जायांग की इकाई होती है उसको अंडक बोलते हैं। पुमंग की जो इकाई होती है, लिख देता हूं, बाह्य दलपुंज है, इसकी इकाई को तो बोलते हैं बाह्य दल। और इसकी जो इकाई है मतलब अनेक बाह्य दल मिलकर के बाह्य दलपुंज बनाते हैं, और अनेक दल या पंखुड़ी होते हैं वो मिलकर के निर्माण करते हैं दलपुंज। पुमंग है, इसकी इकाई होती है उसको बोलते हैं पुंकेसर, उसको बोलते हैं पुंकेसर। और जायांग है, इसकी इकाई को बोलते हैं स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर, या इसका और नाम जिसको बोलते हैं अंडक। तो ये इसकी इकाइयां हैं। तो पहले देखो बाह्य दलपुंज क्या होते हैं। पुष्प के सबसे बाहर की ओर स्थित होते हैं, ये पुष्प के सभी भाग इनकी सुरक्षा करते हैं। सबसे बाहर की होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं ताकि पुष्प को भोजन मिलता रहे। इसके अंदर होते हैं दलपुंज, इसकी इकाई क्या, दलपुंज, दलपुंज की इकाई क्या होती है, दल। तो एक पुष्प उसके अंदर दलपुंज हो गई। दलपुंज है, ये दलपुंज होते हैं, ये क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं, ताकि कीट इनके पास आसानी से आ सके मकरंद ग्रहण करने के लिए। और ये करते क्या है, कीट आने से परागण की क्रिया है वो करवाते हैं, तो परागण की क्रिया में सहायक होता है ये। तो बाह्य दलपुंज ये तो प्रकाश संश्लेषण की और सुरक्षा का कार्य करता है। दलपुंज है, ये क्या करता है, ये परागण की क्रिया में सहायक करता है, परागण की क्रिया है उसमें सहायक होता है। उसके बाद पुमंग है, इसकी इकाई पुंकेसर होती है, और स्त्रीकेसर है, इसकी जायांग की इकाई है वो स्त्रीकेसर या अंडक होती है। तो ये अब इसके अंदर पुष्प के अंदर और क्या होता है, एक भाग और बच गया इसमें, जो ये है इनको बोलते हैं, ये पुष्प है, इसके अंदर ये पुंकेसर भाग होता है। पुंकेसर देखिए, एक जो पुंकेसर होता है और एक जो पुंकेसर और एक होता है स्त्रीकेसर, इन दोनों के तीन भाग होते हैं। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, पुतंतु, योजी और परागकोश। परागकोश इसकी और भी आगे सेकंड चैप्टर में थोड़ी चर्चा और कर लेंगे। पुंकेसर, पुतंतु हो गया, योजी, परागकोश। स्त्रीकेसर है, इसके 3 भाग हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो होता है इसका अंडाशय, एक वर्तिका और एक वर्तिकाग्र, ये भाग होते हैं। तो स्त्रीकेसर के 3 भाग हो गए। देखिए ये बाह्य दल, दलपुंज। अब ये बीच वाला जो भाग है, ये इस टोटल भाग को बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर है, इसके इसको बोलते हैं स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर के कितने भाग हो गए, 3। सबसे निचला भाग जो फूला हुआ है इसको अंडाशय कहते हैं। ये तो है इसका अंडाशय भाग होता है, इसको तो बोलते हैं अंडाशय, यहां लिख दिया अंडाशय। फिर इसके ऊपर ये भाग है, इसको बोलते हैं वर्तिका, और सबसे ऊपर की भाग होता है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र बोलते हैं इसको। तो 3 भाग हो गए इसके स्त्रीकेसर या अंडक के। क्या हो गए, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, 3 भाग हो गए। और ये जो पुष्पासन है यहाँ से जुड़ा होता है
पुंकेसर का भाग उसको बोलते हैं पुतंतु। फिर ये बड़ा भाग है, इसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ करके प्राग इनको जोड़ने का काम करता है, योजी बोलते हैं। बड़ा भाग होता है योजी। और सबसे ऊपर इसके अंदर होते हैं प्रागकोश। तो इसके अंदर प्राकोश होता है, प्राकोश के अंदर परागकण होते हैं। ये परागकण उड़ करके यहाँ आते हैं वर्तिकाग्र। तो परागण जब निषेचन की क्रिया होती है उससे पहले परागण की क्रिया होती है। तो परागकोश में स्थित परागकण उड़ करके यहाँ वर्तिकाग्र पर आकर के गिरते हैं, अंकुरण होते हैं, फिर जन्म परागण की क्रिया संपन्न होगी, पराग नलिका बनेगी और जन्म की क्रिया होगी, निषेचन होगा। तो एक पुष्प है, उसके 4 भाग, बाह्यदल, दलपुंज, पुंमक, जायंग, इनकी इकाई है। एक प्रारूपिक पुष्प है, 11वीं कक्षा में देखें, इसको फास्टली बताया है थोड़ा सा, और सेकंड चैप्टर और भी चर्चा होगी इसकी। और इसके बाद में 1-2 बातें और बताना चाहता हूँ कि जो पुष्प होता है इसमें कुछ पुष्प तो ऐसे होते हैं कि उनमें ये चारों भाग हैं, ये उपस्थित होता है। ऐसा पुष्प जिसमें पुष्प के ये सभी भाग उपस्थित होते हैं उस पुष्प को बोलते हैं पूर्ण पुष्प। जैसे बात करें सरसों है, मटर है, ये पादप ऐसे हैं पूर्ण पुष्प, यानी इनमें पुष्प के सभी भाग, चारों भाग स्थित होते हैं, उसको बोलते हैं पूर्ण पुष्प। एक होता है अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प है वो क्या होता है, यानी ऐसे पुष्प जिनमें ये चारों भाग हैं उपस्थित नहीं होकर के, मतलब चाहे तो 2 हैं या 1 है, पुंमक जायंग में 1 है, तो मतलब कुछ भाग पूर्ण, यानी जब चारों भाग उपस्थित नहीं होते हैं उनमें कोई एक भाग होता है वो अनुपस्थित होता है। तो जब पुष्प है उसमें कोई भी भाग है वो अनुपस्थित होता है तो वो अपूर्ण पुष्प कहलाता है। जैसे लौकी है और पपीता है, लौकी है, पपीता है, तोरई है, लौकी, पपीता, तोरई ये पादप हैं। तो लौकी, पपीता, तोरई अपूर्ण पुष्प हैं, और सरसों, मटर ये पूर्ण पुष्प होते हैं, क्योंकि ऐसे पुष्प जिनमें चारों भाग उपस्थित होते हैं पूर्ण पुष्प कहलाता है। जिनमें एक अनुपस्थित हो गया या 2 अनुपस्थित हो गए तो वो कहलाता है, यानी पुंकेसर स्त्रीकेसर में एक ही पाया जाता है तो उसको बोल दिया लौकी, ये उसको बोल दिया अपूर्ण पुष्प। इसके उदाहरण लौकी, पपीता या तोरई हो गई। तो ये चैप्टर फर्स्ट है कंप्लीट। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो ज़रूर देखना, जो नहीं आते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।